हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के मोस्ट 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। तो आज ही इस वीडियो को देखकर आप अपना 1 नंबर पक्का कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो जब किसी पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, और इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने पर ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप एक उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए और उसे किसी बर्तन में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है वो पिघल कर क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। यानी यहाँ पर बर्फ़ का टुकड़ा जो था वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और एक और उदाहरण से आप रासायनिक परिवर्तन को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसे जला दीजिए। आप क्या देखेंगे कि कागज़ का टुकड़ा जो है वो जब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है, धुआं निकलता है, और कागज़ का टुकड़ा जलने के बाद में राख में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन में हमने देखा कि हमें बहुत सारी परिवर्तन दिखाई दिए और एक पदार्थ यानी एक नया प्रोडक्ट हमको मिला, वो क्या था? राख। तो इस प्रकार का परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में दहन करते हैं, यानी उसे जब जलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप 2 mg यानी ये आपका मैग्नीशियम रिबन हो गया। इसे जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 MgO। ये आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, दानेदार जिंक के टुकड़ों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, या ऑप्शन सी मैग्नीशियम गैस, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। दानेदार जिंक के टुकड़े पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को डालते हैं
तो ZnCl प्राप्त होता है और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, यानी Zn प्लस HCl ZnCl बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह के पदार्थ होते हैं। पहला तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और आपका जो उत्पाद होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोहे का चुंबकित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है भौतिक परिवर्तन और ऑप्शन सी है ए और बी यानी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आप एक लोहे का टुकड़ा लीजिए और उसको चुंबकित कीजिए, आप क्या देखेंगे कि लोहे का जो टुकड़ा था वो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन हुआ कि लोहे का चुंबकित हो गया, यानी लोहे का जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गया, है ना। तो इस प्रकार का परिवर्तन आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी परमाणु, ऑप्शन नंबर सी अणु, या ऑप्शन नंबर डी उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन वायु में किसकी उपस्थिति से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है? मैग्नीशियम रिबन जो है वायु में किसकी उपस्थिति से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन जो होता है ये आपके वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी अपचयन और ऑप्शन नंबर सी उपचयन तथा अपचयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उपचयन तथा अपचयन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे उपचयन और अपचयन आया है। उपचयन की बात करें तो उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन जो है आपका ये वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जो है वो अलग होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अपचयन की बात करें तो अपचयन जो है वह प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है उपचयन में आपका ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में आपका हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? नम वायु में तांबे की जो बाहरी सतह होती है उस पर किस रंग की परत
चढ़ जाती है। ऑप्शन ए है भूरी, ऑप्शन नंबर बी है काली, या ऑप्शन नंबर सी लाल, या ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों, जो आपका तांबा होता है, जब ये नमी के संपर्क में आती है तो इसकी बाहरी सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर हरी रंग की परत चढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, तो ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझे हुए चूने का सूत्र कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या कहलाता है? बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा संवेदी, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, और ऑप्शन नंबर डी ऊष्मारोधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ के विलयन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी CaO3 यानी कैल्शियम ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं? चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी SO2, ऑप्शन नंबर सी O3, या ऑप्शन नंबर डी Na3। तो प्यारे बच्चों, चिप्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो विकृत गंधिता यानी प्रोडक्ट या खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन यानी Na3 गैस को भरती हैं, जिससे खाद्य पदार्थ जो होता है, जो तेलीय पदार्थ होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। तो चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद किस अभिक्रिया में बनाते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद किस अभिक्रिया में बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया में, ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया में, या फिर ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया में, या फिर ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu उपयुक्त अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन में जो आपको अभिक्रिया दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को आप देखिए, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट की जब हम Zn यानी जिंक के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक जो है SO4 यानी SO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और Cu यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? तो यह है विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस उपयुक्त अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में देखिए आप, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं
तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? इस अभिक्रिया में आप देखिए कि दो अभिकारक मिलकर एक एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं, यानी CaOH का निर्माण करते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया हुई? यह आपका संयोजन अभिक्रिया हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा चिन्ह उत्पाद के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है? इनमें से कौन सा चिन्ह है जो उत्पाद के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जब उत्पाद के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है तो इसे हम इस तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ में हाइड्रोजन का योग। और ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है दोस्तों, प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है आपकी, इसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण और उपचयन ये आपकी एक ही अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण का रासायनिक सूत्र है। संक्रमण का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर ऑप्शन नंबर बी, CaO3 कैल्शियम ट्राइऑक्साइड। या CaO कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण का रासायनिक सूत्र है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम संक्रमण कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संक्रमण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है 2SO2 + O2 2SO3। या फिर ऑप्शन नंबर बी, 2KClO3 2KCl + 3O2। ऑप्शन नंबर सी, Mg + 2HCl MgCl2 + H2। ऑप्शन नंबर डी, HCl + 2NaCl + H2O। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो उत्पादों में विभाजित हो जाता है या दो उत्पादों में उसका अपघटन हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देखिए 2KClO3 जो है यह दो उत्पाद में अपघटित हो रहा है, एक तो 2KCl और एक 3O2। तो इस प्रकार का अभिक्रिया जो है वो अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात अपघटन अभिक्रिया जो होती है वे अभिक्रियाएं होती हैं जो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा लघु यौगिकों यानी छोटे यौगिक में अपघटित हो जाती है, इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। श्वसन जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए
श्वसन जो है वो आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी की बात करें तो ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होता है, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन की ह्रास होती है यानी कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस पदार्थ का क्या होता है, उपचयन होता है, और इसे हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया FeO3 प्लस CO यानी 3CO 2Fe प्लस 3CO2 में अपचयित पदार्थ है। निम्न अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए CO, Fe, CO2 और FeO3, इस अभिक्रिया में आप देखिए FeO3 जो है, FeO3 है ना, इसका क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप आयरन जो था, आयरन यानी FeO3, यहाँ पे Fe2O3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Fe2O3। तो यहाँ पे जो आपका अपचयित पदार्थ है वो Fe2O3 है। Fe2O3 यहाँ पे अपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पर क्या बच गया, केवल 2Fe बच गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होता है, और वहाँ पे 2Fe जो है यहाँ पे पदार्थ क्या होता है, वो अपचयित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, Fe2O3। यहाँ पे Fe2O3 का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6CO2 12H2O प्लस ऊर्जा, इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है। तो ये जो आपका अभिक्रिया है यह एक प्रकार की श्वसन क्रिया है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा, यह श्वसन अभिक्रिया कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन है, अपचयन अभिक्रिया में होता है पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, या फिर पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या फिर पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या फिर पदार्थ से हाइड्रोजन का योग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी ऑक्सीजन निकलती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो आप उसकी पहचान किस तरीके से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवस्था परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी है रंग परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी है गैस का निष्कासन या उत्सर्जन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम अवस्था परिवर्तन से, रंग परिवर्तन से, गैस का निष्कासन और उत्सर्जन, इन तीनों अवस्थाओं से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, न्यूटन के नियम के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप न कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई निर्मित होता है। इस आधार पर किसी भी रासायनिक समीकरण को हम द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर संतुलित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक, या फिर डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन प्रक्रिया को रोकने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संक्षारण के कारण चांदी की वस्तुएं पर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी काली, ऑप्शन नंबर सी हरी, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। तो संक्षारण के कारण चांदी की जो वस्तुएं हैं उस पर काली रंग की परत चढ़ जाती है। कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? काले रंग की परत चढ़ जाती है ना। संक्षारण के कारण चांदी की वस्तुओं पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कहलाती है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि, संतुलन विधि, असंतुलित विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हिट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कहलाती है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो 100% आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे बोर्ड एग्जाम में और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, इन क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो 100 नहीं 200% हो। अच्छे मार्क्स लाएंगे और खूब अच्छे परसेंट बनाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सबसे ज़रूरी दोस्तों, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे।